मंत्री जाफर ने कहा कि पहले जमाने में मिस्र देश में एक बड़ा प्रतापी और न्यायप्रिय बादशाह था। वह इतना शक्तिशाली था कि आस पड़ोस के राजा उससे डरते थे। उसका मंत्री बड़ा शासन कुशल, न्यायप्रिय और काव्य आदि कई कलाओं और विधाओं में पारंगत था। मंत्री के दो सुंदर पुत्र थे जो उसी की भांति गुणवान थे। बड़े का नाम शमसुद्दीन मोहम्मद था और छोटे का नूरुद्दीन अली। जब मंत्री का देहांत हुआ तो बादशाह ने उसके दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम्हारे पिता के मरने से मुझे भी बड़ा दुख है। अब मैं तुम दोनों को उनकी जगह नियुक्त करता हूँ, तुम मिलकर मंत्रिपद संभालो। दोनों ने सिर झुकाकर उसका आदेश माना। 1 मास पर्यंत अपने पिता का शोक करने के बाद दोनों राज दरबार में गए। दोनों मिलकर काम करते थे। जब बादशाह आखेट के लिए जाता तो बारी बारी से हर एक को अपने साथ ले जाता तो और दूसरा राजधानी में रहकर शासन कार्य को देखता। एक शाम को जब दूसरी सुबह को बड़ा भाई बादशाह के साथ शिकार पर जाने वाला था, दोनों भाई आमोद प्रमोद कर रहे थे। हंसी हंसी में बड़े भाई ने कहा कि हम दोनों एक मत होकर इतना बड़ा राज्य चलाते हैं, हम क्यों न ऐसा करें कि एक ही दिन सम्रान परिवारों की सुशील कन्याओं से विवाह करें। तुम्हारी क्या राय है? छोटे ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। दोनों को मद्यपान से नशा भी आ रहा था। बड़े भाई ने कहा, सिर्फ एक रात में शादी होना ही काफी नहीं है, हमारी पत्नियों को भी एक ही रात में गर्भ रहना चाहिए। छोटे ने हंसकर कहा कि वह भी हो जाएगा। फिर बड़े ने कहा कि हमारी संतानें भी एक ही दिन जन्मे और तुम्हारे यहाँ पुत्र हो, मेरे यहाँ पुत्री हो। छोटे ने कहा, बहुत अच्छी बात है। बड़े ने कहा कि जब तुम्हारा बेटा और मेरी बेटी बड़े हो जाए उनका विवाह भी कर दिया जाए, क्योंकि शुरू से साथ साथ रहेंगे तो उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो ही जाएगा। छोटे भाई ने कहा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी हो। बड़े ने कहा, लेकिन एक शर्त है, मैं शादी में तुमसे दहेज भरपूर लूंगा। इसमें 9,000 अशर्फिया नकद, 3 गांव और दुल्हन की सेवा के लिए 3 दासियां। छोटे ने मजाक को बढ़ाते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों की पदवी बराबर है। फिर लड़के वाला दहेज कहाँ देता है? वह तो दहेज लेता है। आपको चाहिए कि आप शादी में भरपूर दहेज मुझे दें, न कि मुझसे दहेज लें। यद्यपि मजाक ही हो रहा था, किंतु बड़ा भाई अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था। वह बिगड़ कर बोला, तुम समझते हो कि तुम्हारा बेटा मान सम्मान में मेरी बेटी से अधिक होगा। मैं तो आशा करता था कि तुम मेरी बेटी की मान प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन मालूम होता है तुम उसका बड़ा अपमान करोगे। दोनों भाई नशे में थे। यह बेकार बहस थी, क्योंकि शादी किसी की नहीं हुई थी और संभावित पुत्र और पुत्री के विवाह के दहेज का झगड़ा हो रहा था। लेकिन बहस बढ़ती ही गई और हास परिहास से गंभीर रूप ले बैठी। अंत में बड़े ने कहा, सवेरा होने दे, मैं तुझे बादशाह के सामने ले जाकर दंड दिलाऊंगा, तब तुझे मालूम होगा कि बड़े भाई से गुस्ताखी करने का क्या फल होता है। यह कहकर वह अपने शयन कक्ष में चला गया। छोटा भी अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गया, किंतु उसे रात भर नींद न आई। वह गुस्से में जलता भुनता रहा और सोचता रहा कि यह भाई जो मजाक की बात पर भी इस तरह बात करता है, कोई गंभीर बात पैदा होने पर क्या करेगा। दूसरे दिन सुबह शमसुद्दीन मोहम्मद तो बादशाह के साथ शिकार पर चला गया और इधर छोटे भाई ने बहुत से रत्नाभूषण आदि एक मजबूत खच्चर पर लादे, बहुत सा खाने पीने का सामान रखा और शहर छोड़कर चल दिया। सेवकों से कह दिया कि 2-1 दिन के लिए जा रहा हूँ। वह अरब देश की राह पर चल पड़ा। बहुत दिन की कष्टप्रद यात्रा के बाद उसका खच्चर बीमार हुआ और मर गया। वह बेचारा अपना सामान कंधे पर रखकर पैदल ही चलने लगा। हसना नामी शहर से वह बसरा की ओर बढ़ रहा था कि उसे एक घुड़सवार उसी तरफ जाता हुआ मिला। घुड़सवार को उस पर दया आई और उसने नूरुद्दीन अली को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और बसरा तक पहुंचा दिया। बसरा पहुंचकर नूरुद्दीन अली ने उसे बहुत धन्यवाद दिया। बसरा नगर में नूरुद्दीन अली ने देखा कि एक बड़ी सड़क पर भीड़ सड़क के दोनों ओर खड़ी हुई है। वह भी वहीं खड़ा हो गया।
कुछ ही देर में एक अमीराना सवारी आई जिसके साथ बहुत से नौकर चाकर थे। जिस भव्य व्यक्तित्व वाले आदमी की सवारी निकल रही थी उसे लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। वह उस राज्य का मंत्री था। नूरुद्दीन अली के सलाम करने पर मंत्री ने उसे देखा और उसके विदेशी परिधान और उसके चेहरे पर उच्च वंशीयता की छाप देखकर उससे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो। नूरुद्दीन अली ने कहा, सरकार, मैं मिस्र देश के काहिरा नगर का निवासी हूँ। अपने संबंधियों से मेरा झगड़ा हो गया है, इसीलिए देश देश घूम रहा हूँ। मंत्री ने कहा, इस यायावरी में तुम बहुत दुख उठाओगे। मेरे साथ चलो, बड़े आराम से रहोगे। अतएव नूरुद्दीन अली मंत्री के साथ रहने लगा। मंत्री उसकी विद्याबुद्धि देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। एक दिन मंत्री ने एकांत में उससे कहा, बेटे, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे अधिक दिनों तक जीने की आशा नहीं है। मेरी संतान केवल एक बेटी है जो बड़ी रूपवती है। वह अब विवाह योग्य है। कई सामंत और धनीमानी व्यक्ति उससे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैंने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे वह बेटी बहुत ही प्रिय है। मैं समझता हूँ कि वह तुम्हारे योग्य है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मैं तुम्हारे साथ उसका विवाह बादशाह से अनुमति लेकर कर दूं और साथ ही मंत्री पद के लिए तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाऊं और सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूं। नूरुद्दीन अली ने कहा, मैं आपको अपना बुजुर्ग मानता हूँ, जो कुछ आपका आदेश होगा मैं वैसा ही करूँगा। मंत्री ने उसकी स्वीकृति पाई तो बहुत खुश हुआ। उसने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और नगर निवासियों में से खास खास लोगों को यह बात बताने के लिए बुलाया। जब सब लोग एकत्र हुए तो नूरुद्दीन अली ने अलग ले जाकर मंत्री से कहा, मैंने अपने कुटुंब के बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। अब यह बताता हूँ। मेरे पिता मिस्र के बादशाह के मंत्री थे। हम 2 भाई हैं। दूसरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरे पिता की मृत्यु के उपरांत बादशाह ने हम दोनों भाइयों को उनका कार्यभार दे दिया। हम कुछ समय तक शासन कार्य विधिपूर्वक करते रहे। एक दिन मेरी अपने बड़े भाई के साथ एक बात पर बहस हो गई। उसने मुझसे ऐसे कटु शब्द कहे कि मैंने देश छोड़ दिया। मंत्री ने जब यह वृत्तांत सुना तो और भी प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि यह भी मंत्री का बेटा निकला। उसने एकत्र हुए नागरिकों से कहा, मैं एक बात में आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मेरा एक भाई मिस्र के बादशाह का मंत्री है। उसके केवल एक पुत्र है। उसने मिस्र में अपने बेटे का विवाह न करना चाहा और उसे यहाँ मेरे पास भेज दिया ताकि मैं उसका विवाह करके उसे अपने पास रखूं। आप क्या कहते हैं? सभी ने एक स्वर से कहा कि बहुत ही अच्छी बात है, भगवान वरवधू को चिरायु करे। मंत्री ने सब लोगों को भोजन कराया और रस्मी तौर पर शादी की मिठाई बांटी। काजी ने आकर विवाह संपन्न किया। फिर सब लोग मंत्री के घर से विदा हो गए। मंत्री ने सेवकों को आज्ञा दी कि नूरुद्दीन को स्नान कराओ। स्नान के बाद नूरुद्दीन अपने मामूली कपड़े ही पहनना चाहता था, किंतु मंत्री के सेवकों ने उसे वे रत्नजड़ित मूल्यवान वस्त्र पहनाए जो मंत्री ने इस अवसर के लिए भेजे थे। उसके शरीर और वस्त्रों पर नाना प्रकार की सुगंध भी लगाई और उसका अन्य साज श्रृंगार किया। फिर नूरुद्दीन अली अपने श्वसुर यानी मंत्री के पास गया। मंत्री उसे देखकर प्रसन्न हुआ, प्यार से उसे अपने पास बिठाया। फिर उसने पूछा, तुम मिस्र के मंत्री के बेटे हो, फिर भी तुमने परदेश में रहना पसंद किया। ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम दोनों भाइयों की ऐसी ठनी कि तुम्हें देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा? अब तुम मेरे दामाद हो, हम एक हो गए हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई भेद छुपाना नहीं चाहिए। तुम साफ बताओ कि घर क्यों छोड़ा। नूरुद्दीन अली ने उसे सविस्तार बताया कि किस तरह हंसी हंसी में पैदा हुई एक बात कटु विवाद का रूप ले बैठी। मंत्री यह वृतांत सुनकर बहुत हंसा और बोला, सिर्फ इतनी सी बात पर तुम अपने भाई से अलग हो गए और अपना देश छोड़ बैठे? बेकार बात थी कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का एक साथ विवाह होता, एक साथ संतानें होती, तुम्हारे यहाँ पुत्र और उसके यहाँ पुत्री होती और उनके विवाह में दहेज का प्रश्न उठता। लेकिन हाँ,
तुम्हारे भाई की ज्यादती थी कि हंसी हंसी में होने वाली बात को खींचकर इतना कटु बना दिया। तुम्हारा देशत्याग समझदारी की बात तो नहीं थी, किंतु मेरे सौभाग्य से यह सब हो गया। खैर, अब यहाँ समय न लगाओ, अपनी दुल्हन के पास जाओ, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। नूरुद्दीन अली उसकी आज्ञा मानकर अपनी पत्नी के पास चला गया। इधर मिस्र में उस दिन की कहासुनी के 1 महीने बाद जब बड़ा भाई शमसुद्दीन मोहम्मद शिकार से वापस आया तो उसे सेवकों ने बताया कि उसका भाई 2 दिन के लिए जाने को कहकर वापस नहीं लौटा। शमसुद्दीन मोहम्मद को इस पर बड़ा खेद हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन अली मेरे कटु वचनों से क्रुद्ध होकर किसी दिशा में निकल गया है। उसने चारों ओर उसकी तलाश में आदमी भिजवाए जो दमिश्क और हलब तक हो आए, किंतु उसे न खोज सके क्योंकि वह तो बसरा में था। अंत में शमसुद्दीन निराश होकर बैठ रहा। उसने समझ लिया कि नूरुद्दीन जीवित नहीं है। फिर शमसुद्दीन मोहम्मद ने विवाह किया। संयोग से उसका विवाह उसी दिन और उसी समय पर हुआ जब नूरुद्दीन का विवाह बसरा में हो रहा था। इससे भी अजीब बात थी कि 9 महीनों के बाद एक ही दिन नूरुद्दीन अली के घर में पुत्र और शमसुद्दीन मोहम्मद के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। नूरुद्दीन के पुत्र का नाम बदरुद्दीन हसन रखा गया। बसरा का मंत्री नाती के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने बहुत बड़ा समारोह किया और अच्छी तरह सेवकों को इनाम और फकीरों को भिक्षा दी। फिर कुछ दिन बाद वह नूरुद्दीन अली को शाही दरबार में ले गया और बादशाह से निवेदन किया कि मेरी जगह मेरे दामाद को मंत्री बना दीजिए। वह पहले भी कई बार उसे दरबार में ले गया था और बादशाह नूरुद्दीन की बुद्धि और चातुर्य से प्रभावित था। अतएव उसने बगैर किसी हिचक के नूरुद्दीन अली को अपना मंत्री बना दिया। पुराना मंत्री यानी नूरुद्दीन का ससुर यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि नूरुद्दीन अली में इतनी प्रबंध कुशलता है और वह ऐसी न्यायप्रियता और मृदुल स्वभाव से काम करता है कि राजा प्रजा सभी का प्रिय हो गया है। 4 वर्षों के बाद अवकाश प्राप्त मंत्री बीमार होकर मर गया। नूरुद्दीन अली ने उसका बड़ा मातम किया और सारे मृतक संस्कार अच्छी तरह से किए। बदरुद्दीन हसन जब 7 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने उसका विद्यारंभ कराया और बड़े बड़े विद्वानों को उसका शिक्षक नियुक्त किया। बदरुद्दीन ऐसा कुशाग्र बुद्धि था कि कुछ ही समय में उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया। 12 बरस का हुआ तो उसने सारी प्रचलित विद्याएं अच्छी तरह पढ़ ली। वह अत्यंत सुंदर और सुशील भी था। जो भी उसे देखता उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाता था।